हादसे के बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि गुजरांवाला से खबर अफसोसनाक है, जहां पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 10 अफराद जख्मी हैं। हादसा हाफिजाबाद रोड पर कोटलधा के करीब पेश आया, जहां 2 मुसाफिर वैगनें सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और वैगनों से लाशों और जख्मियों को निकालकर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन शामिल हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि डंपर का ड्राइवर सो गया था। हादसे का शिकार दोनों मुसाफिर वैगनों में 28 मुसाफिर सवार थे, जो सरगोदा में उर्स में शिरकत के बाद वापस गुजरांवाला आ रहे थे। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला के इलाके आलम चौक से है। कराची के इलाके सदर में दाऊद पोता रोड पर मुर्शिद बाजार के करीब बम धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 10 गाड़ियों और 8 मोटरसाइकिलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा उनमें कोस्ट गार्ड की भी एक डबल केबिन गाड़ी शामिल है, जिसमें ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। वो भी इस धमाके में जख्मी हो गए हैं। धमाके में जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश और जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर एक शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 25 साला उमर सादिक के नाम से हुई, जो कि जना अस्पताल में OT टेक्नीशियन था। धमाके के फौरन बाद पुलिस, रेंजर्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और इलाके को सील कर दिया। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे के करीब CCTV कैमरों की फुटेजेस भी हासिल कर रहे हैं, जबकि धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाका देसी साख्ता टाइमर डिवाइस से किया गया है। धमाके में 2 से 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया, जबकि धमाके से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बॉल बैरिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया। देसी साख्ता बम एक साइकिल के कैरियर पर बंधी पेटी में नस्ब किया गया था, जिसे सड़क के किनारे खड़ा किया गया था। नहायत गुंजानाबाद इलाका होने की वजह से धमाके से काफ़ी तादाद में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कराची का इलाका सदर, जहां पर दाऊद पोता रोड पर बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक हुआ, 2 सरकारी एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। 10 गाड़ियों और 8 मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेंजर्स ने इलाका सील कर दिया। जाँ बहक से शवाहिद जमा करने का सिलसिला भी जारी है, जबकि धमाका देसी साख्ता टाइमर बम से किया गया, जिसमें 2 से 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। बम साइकिल के कैरियर पर नस्ब था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि धमाके की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। धमाके से किसी मखसूस गाड़ी को निशाना नहीं बनाया गया। हफीज़ बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल करेंगे। हफीज़ बलोच, अपडेट कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची धमाके के हवाले से एपेक्स कमेटी का जो सूबाई एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान के हवाले से सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुक्काम और पुलिस के आला अफसरान शरीक होंगे। इजलास में हालिया दहशत गर्दी की जो लहर समेत दीगर सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा और ये सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तकरीबन 18 महीने के बाद तलब किया गया है, जिसमें कराची समेत सूबे की भर की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है, हालिया दहशत गर्दी के नतीजे में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसको सूबा एपेक्स कमेटी में पेश किया जाएगा और इजलास में आइंदा के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच। मज़ीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। शजील खरल का कहना है कि धमाके में कोई टारगेट था या नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद साइकिल में नस्ब था। तो इतला मिली है कि एक बाइसिकल में अपेरेंटली ये डिवाइस प्लांटेड थी और 11:20 पे
इट वेंट ऑफ। तो उसमें मैं अब तक ये नहीं समझता कि कोई भी इदारा या कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल वो टारगेट था। सीसीटीवी कलेक्ट होगा, जो भी क्वालिटी होगी कैमरास की, उससे फिर फर्दर डिटरमिन होगा कि नौयत क्या थी इंसिडेंट की और कितना बॉल बेयरिंग के निशानात। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदर धमाके का नोटिस ले लिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि धमाके से किसी मखसूस गाड़ी को निशाना नहीं बनाया गया, ये प्लांटेड था जिसका टाइम भी शायद फिक्स था। अभी तक जो उनको ब्रीफिंग आईजी साहब को भी मिली और एडिशनल आईजी साहब भी मौजूद है, वो ये नहीं कि किसी गाड़ी को कोई हिट किया गया या किसी को टारगेट किया गया। एक प्लांटेड चीज़ थी, उसका टाइम भी शायद कोई फिक्स था और उसने उस टाइम पर ब्लास्ट होना था। 8 लोगों को जिन्ना हॉस्पिटल लेके आए, उसमें 2 लोगों जो थे वो उनको फर्स्ट एड देकर फारिग कर दिया गया। एक की शहादत हुई है। जो भी दहशतगर्द है जो ये प्लान कर, उसका मकसद क्या है कि कहीं पे नुकसान हो और नुकसान से वो खबर बन सके और उससे जो है वो हुकूमत को या मुल्क को जो है वो उसको को नुकसान पहुंचे या उसके लिए तो बदनामी का बायस बने। जो अगर आपने कराची यूनिवर्सिटी की बात की, वो एक सुसाइड ब्लास्ट था। अब वो जिन लोगों ने किया या ये जो वाक़या कराची में बम धमाके से जानी नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिली अफसोस का इजहार करते हुए जाबाग शख्स के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी की, जबकि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए। उनका ये भी कहना था कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अमन दुश्मनों का कला कमा करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में धमाके पर इजहार अफसोस करते हुए धमाके की शदीद मज़म्मत की है। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी धमाके पर इजहार तशवीश और शहरियों के जान बहक और ज़ख्मी होने पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का मिलकर मुकाबला करेंगे, किसी को कराची का हम तबाह नहीं करने देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी सलाहियतों से साजिशों को नाकाम बनाएं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ मौसम की। तो मुल्क के मैदानी इलाकों और बलूचिस्तान में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में मीरपुर खास, दादू, सक्खर, बलूचिस्तान में सिबी, पंजाब में कमालिया के इलाकों में आज पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। सिंध में हैदराबाद, पंजाब में कामोकी के इलाकों में भी दर्जा हरारत 44 तक पहुँच सकता है। दोपहर के वक्त गर्म गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि खिताब पटोहार और बालाई पंजाब में आंधी के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर के बाज़ मुकामात और गिलगित बल्तिस्तान में नक्कर, गज़र, हंजा, अस्तोर और बाबूसर में बादल छाए रहेंगे और तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। यहाँ आपको बताएं कि मुल्क में तवानाई बहरान बरकरार है। शॉर्टफॉल एक बार फिर 4432 मेगावाट तक पहुँच गया है। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। राहिल हसन की रिपोर्ट। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4432 मेगावाट पर पहुँच चुका है। बिजली की मजमूई पैदावार 21,568 मेगावाट जबकि तलब 26,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके बरअक्स बिजली की मजमूई पैदावार सलाहियत 36,039 मेगावाट है। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक पन बिजली ज़राए से 5,302 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 963 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 12,554 मेगावाट है। विंड लावर प्लांट्स 305 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। बिगास पावर प्लांट्स 164 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 2,279 मेगावाट है। एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब, दूसरी जानिब गर्मी कहर ढाने लगी। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां आज भी दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। डॉक्टर्स ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी पारा 49 डिग्री तक पहुँच गया था। मज़ीद बात करते हैं, एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक। जुनैद मलिक, बताइएगा।
جی بالکل، اگر ملتان میں موسم کی بات کی جائے تو موسم جو ہے گزشتہ روز گرمی کی شدت میں انتہائی اضافہ دیکھتے ہوئے جو درجہ حرارت تھا وہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا تھا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اگر بات کی جائے تو اس ٹائم جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے دن کے ٹائم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آگے فردر جیسے جیسے جو وقت بڑھتا جائے گا اور دوپہر کے جب پیک کا ٹائم ہوگا اس وقت درجہ حرارت جو ہے 47 ڈگری سینٹی گریڈ جو ریکارڈ کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے ملتان میں تو ملتان میں جو گرمی کی شدت ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی کافی جو شہری ہیں ان کو احتیاط کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈاکٹروں کی جانب سے۔ گزشتہ رات ٹھنڈی ہوا کچھ چلنے کی وجہ سے جو گرمی کی شدت تھی اس میں کمی آئی ہے، مگر درجہ حرارت جو ہے آج بھی 47 ڈگری سینٹی گریڈ جائے گا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو غیر ضروری سفر ہے اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ملتان میں جمعۃ المبارک کو جو کاروباری حضرات ہیں ان کی چھٹی ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اپنی حفاظتی اقدامات جو کیپس ہے، کپڑے ہیں اور گیلے کپڑے کا استعمال جو ہے یہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی سفر کیا جائے۔ تو اس ٹائم درجہ جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک آج جو درجہ حرارت ہے وہ جائے گا۔ جی شکریہ جنید ملک تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی۔ تو ISPR نے کور کمانڈر پشاور سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات کو نامناسب قرار دے دیا ہے۔ کہا پشاور کور پاک آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ آرمی چیف کے عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے، یہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ سردار بیانات کا معاملہ ISPR نے ایک بار پھر سیاسی رہنماؤں کو متنبع کر دیا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر سے متعلق اہم اور سینئر سیاست دانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ سینئر قومی سیاسی قیادت پاک فوج کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے۔ ISPR نے کہا پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ افواج کے سپاہی اور افسران وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، اس لیے ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کیا جائے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین اور قانون میں وضع کر دیا گیا ہے۔ تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہو جائے گی۔ اس موضوع کو بحث بنانا اور بات چیت کرنا اس کو متنازع بنانے کے مترادف ہے۔ سیاست اور الیکشن کرانے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ سیاسی صورتحال میں مداخلت کی باتیں مناسب نہیں، یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی۔ لانگ مارچ خونی ہونے سے متعلق سوال پر بولے کہ ملک کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آرمی چیف ایک بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے جس کا طریقہ کار اس کی تقرری کا طریقہ کار پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل وضع کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پہ ہو جائے گی۔ اس عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث بنانا، بلا وجہ ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات چیت کرنا میرے خیال میں اس عہدے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کہ یہ نہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہے۔ سو ونس اگین آئی وڈ ریکویسٹ کہ اس چیز کو بلا وجہ موضوع بحث مت بنایا جائے۔ پچھلے 1 سال کی ہی صرف میں بات کروں تو ہم نے اس چیز کو واضح طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ آپ پچھلے سال کے دوران ہونے والے کسی بھی ضمنی انتخاب کو دیکھ لیجئے، آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے، آپ لوکل باڈیز کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے، یا اس کے علاوہ جو بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ملک میں چلتی رہی ہیں، ہم نے واضح طور پہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈسٹینس کیا ہے اور اپنے آپ کو ایز این انسٹیٹیوشن اس سے دور رکھا ہے۔ ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ فوج کی قیادت اپنے طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کو کسی طور پہ بھی اس کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔
और अब शामिल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असेंबली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस शुजात अली खान पीटीआई के सफ्तान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पीटीआई की एमपी सफ्तान खान की दरख्वास्त पर समाअत होगी। अपने दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ है कि 16 अप्रैल को पीटीआई के 25 से ज़्यादा अरकान असम्बली ने परवेज़ इलाही के अगेंस्ट वोट दिया और ये जो है पार्टी पॉलिसी की बाकायदा खिलाफ वर्जी थी और उनकी नाअहली के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से बाकायदा रजू किया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो एप्लीकेशन है अब हमें नहीं दिया और ना ही इन 25 से ज़्यादा अरकान को बाकायदा नाअहल किया। और अदालत से सज़ा की गई कि एक तो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर्स जारी करें कि ये वाले 25 जो अरकान हैं उनको बाकायदा नाअहल किया जाए और जब तक ये वाली दरख्वास्त पे फैसला नहीं आता इन तमाम अरकान की रुकनीत जो है उसको बाकायदा मुअत्तल किया जाए। तो आज जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान आपसे कुछ देर बाद समाअत करेंगे और याद रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है ऑलरेडी इस पर अपना जवाब अदालत में जमा करा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन की मोहलत अदालत से तलब की थी और आज जो है पीटीआई के रहनुमा सफ्तान खान जो हैं वो अदालत में जवाब जमा कराएंगे और ये केस मजीद आगे बढ़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जब तक ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे हम इस्लामाबाद से पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ नहीं, सारी कौम को इस्लामाबाद की दावत देता हूँ। जेल जाने और जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन अमरीकी गुलामी कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में पीटीआई के जलसे से खिताब। कहा आसिफ जरदारी का नैब में इस्लाहात का कहना क़यामत की निशानी है। मुल्क में फैसला कुन सूरत हाल है। आइंदा दिनों में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। ना मैं कभी किसी को सामने झुकूंगा और ना आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। इस्लामाबाद में जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ को नहीं दावत दे रहा, अपनी कौम को दावत दे रहा हूँ, पाकिस्तानियों को दावत दे रहा हूँ। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी सूरत ना इन चोरों को मानूंगा ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। आसिफ जरदारी जिसके ऊपर अरबों रुपए के केसेस नैब में, ये है क़यामत की निशानी कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहत कर रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आप वक्त सामने आ रहा है ये हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान ने नून लीगी कायद नवाज शरीफ से एक और अहम मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लाए अमल पर तफसीली मुशावरत की गई। इमरान खान ने मुल्क का भट्टा बिठा दिया, कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। नवाज शरीफ की हिदायत हैं, आइन शिकनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के एहसान इकबाल के हमरा लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। एहसान इकबाल ने कहा कि तमाम फैसले इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से करना चाहते हैं। इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। गिरफ्तार होंगे। वाज़ेह पॉलिसी है कि जिस जिसने भी आइन शिकनी की है उसके खिलाफ जो है वो जो मुल्क का कानून और जो तकाज़े हैं जो उनको पूरा किया जाए। ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो इस बारे में जो है वो रखी जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो अफरा तफरी और जो है अनारकी फैलाना चाहता है मुल्क में, इसकी कत्तन जो है वो इसको इजाज़त। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस पाकिस्तान दुश्मन मुहिम का जो नाम लेता है कि जी मैं आज़ादी कर रहा हूँ, कौन सी आज़ादी? किस मुंह के साथ कहते हो कि मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुहाफिज हूँ? जो शख्स दावे करता है कि मैंने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी, सुबह से शाम तक सवाए चंदे इकट्ठे करने के और चंदे मांगने के काम नहीं किया।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि पीटीआई के पास 4 साल कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तैयार की गई। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा अपने सर नहीं लेना चाहिए। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपनी हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा अपने सर न लेने का मशवरा दे दिया। मसाइल का हल इंतखाबात को करार दे दिया कि अपोजिशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को। मरीम नवाज बोली, इमरान खान सियासी शहीद बनना भी चाहे तो भी नहीं बन सकते। तो भाई अगर वो शहीद होते हैं, अगर वो जो कि वो हो चुके हैं, अब वो उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला खत्म है। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई ये कोशिश भी करेगा ना कि वो शहीद बने तो 4 साल की कारकर्दगी उसका मुंह चढ़ा रही है। मरीम नवाज का कहना था कि 1 साल से नैब केस को इल्तवा में डाल रहा है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी नैब मेरे खिलाफ कोई भी सबूत ना पेश कर सका। मेरी अपील जो है उसको शुरू हुए तकरीबन 1 साल होने को आया, 10 महीने हो गए और नैब आज तक इस केस को ड्रैग कर रहा है, कोई सबूत पेश नहीं कर सक रहा। इमरान खान के पास 4 साल में 4 सेकंड की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। उनकी कारकर्दगी नहीं है, इसलिए खत और साजिश की जरूरत पड़ती है। मुल्क के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में हुई। ऐसी साजिश तो कोई करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। और यहाँ आपको अपडेट कर दें, कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि ज़िमनी इलेक्शन के लिए 42 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अहमद नवाज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के ज़िमनी इंतखाब NA 240 का मामला है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है और कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल कल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराया है और 23 मई को उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा जो लिस्ट है आवेदन कर दी जाएगी और 24 मई तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। 25 मई को इंतखाबी निशानात इलाज कर दिए जाएंगे और 16 जून को ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीलात से आगाह करने के लिए।